क्या तुमको पता है कि नागर शैली के शिखरों को क्या बोलते हैं? क्या तुमको पता है कि उड़ीसा के नागर मंदिरों के शिखर को क्या बोलते हैं? क्या तुमको पता है कि उड़ीसा के मंडपों को क्या बोलते हैं? क्या तुमको पता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर को क्या बोलते हैं? भारतीय स्थापत्य और इस्लामिक स्थापत्य का समावेशन होगा। और क्या क्या देखा हमने? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य के तहत हमने शैली को दो भागों में बांटा। पहली दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य और दूसरा मुगल काल का स्थापत्य। गुलाम वंश का जो भी स्थापत्य है वो पुराने संरचना को तोड़कर निर्मित है। तो चाहे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो, चाहे कुतुब मीनार मस्जिद हो, चाहे ढाई दिन का चोपड़ा हो, तो इसमें इस्लामिक जो टच है वो कम है और हिंदू टच ज़्यादा है। चलो आधुनिक स्थापत्य। देखो हम लोग कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं ना। हमने प्राचीन भारत के स्थापत्य पढ़ लिया है। प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ा हमने स्थापत्य में? मंदिर ही पढ़ा, मौर्य काल का स्थापत्य नहीं पढ़ा। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थापत्य से बात शुरू की थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने आर्किटेक्चर में एक गैप देखा। क्यों? क्योंकि अब सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक शहरी नियोजन था वो धीरे धीरे वैदिक सभ्यता आते आते ग्रामीण में हो गया। तुमको पता है कि गांव की सभ्यता में स्थापत्य बहुत कम होगा और जो होगा वो लकड़ी से बना होगा या मिट्टी से बना होगा। वो क्या हो चुका होगा? खत्म हो गया होगा। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य के बाद कहाँ चर्चा की? मौर्य काल की। मौर्य काल के स्थापत्य में क्या क्या पढ़ा था? स्तूप पढ़े, स्तंभ पढ़े और गुफाएं पढ़ी और दरबारी स्थापत्य के बारे में थोड़ा चर्चा की। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। पाटलिपुत्र की संरचना की चर्चा कर चुके हैं हम लोग, याद है? हाँ करा दी थी। हाँ, कितनी स्टेडिया है उसकी लंबाई चौड़ाई? स्टेडिया मतलब वो स्टेडियम मतलब मापन की एक इकाई है। पाटलिपुत्र को पढ़ा था हमने। मौर्य काल के बाद हमने मौर्योत्तर काल का स्थापत्य पढ़ा। क्या देखा था? मौर्योत्तर काल में मौर्य काल की स्थापत्य की निरंतरता हमें दिखाई दी, ठीक है। यानी जो स्तूप हमने पढ़े वो मौर्योत्तर काल में भी बरकरार रहे, स्तंभ जो पढ़े वो मौर्योत्तर काल में भी बरकरार रहे। मौर्योत्तर काल के बाद हमने गुप्त काल पढ़ा। गुप्त काल में स्थापत्य की सबसे विशेष अनुकृति हमारे सामने आई। क्या था वो? मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य में हमने तीन शैलियों की चर्चा की। पहली नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली और तीसरी इन दोनों का मिक्सर जिसे बेसर शैली के नाम से जानते हैं। क्या तुमको पता है कि नागर शैली के शिखरों को क्या बोलते हैं? नागर शैली के मंदिरों के शिखरों को शिखर ही बोलते हैं। क्या तुमको पता है कि उड़ीसा के नागर मंदिरों के शिखर को क्या बोलते हैं? ठीक है। क्या तुमको पता है कि उड़ीसा के मंडपों को क्या बोलते हैं? जगमोहन। क्या तुमको पता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर को क्या बोलते हैं? विमान। यानी हमने पढ़ा था, ठीक से। फिर हमने मंदिर स्थापत्य के बाद अब हम आ गए, मूव कर गए इंडो इस्लामिक स्थापत्य पे, ठीक है। क्योंकि अब भारत पर इस्लाम का इन्वेजन हो चुका और मुसलमान अब बसने का प्रयास करेंगे। तो इस बसने के प्रयास के क्रम में भारतीय स्थापत्य और इस्लामिक स्थापत्य का समावेशन होगा। और क्या क्या देखा हमने? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य के तहत हमने शैली को दो भागों में बांटा। पहली दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य और दूसरा मुगल काल का स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य को तीन भागों में बांटा गया, याद कर पा रहे हो? पहला गुलाम वंश का स्थापत्य, दूसरा खिलजी वंश का स्थापत्य और तीसरा तुगलक वंश का स्थापत्य। तो कुव्वतुल इस्लाम हो, कुतुब मीनार हो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो, सुल्तान गढ़ी का मकबरा हो, बलबन द्वारा निर्मित लाल महल हो, ये सब गुलाम वंश के स्थापत्य की प्रमुख कृतियां थी।
खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। अलाई दरवाजा वही है जहां गुंबद की पहला गुंबद हमें दिखाई दिया। लेकिन क्या यह गुंबद सिस्टमेटिक और साइंटिफिक था? नहीं था। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती चरण है, यहां पर तुम्हें इस्लामिक स्थापत्य की कुछ झलक दिखाई देनी शुरू हुई है। गुलाम वंश का जो भी स्थापत्य है वो पुराने संरचना को तोड़कर निर्मित है। तो चाहे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो, चाहे कुतुब मीनार मस्जिद हो, चाहे 2.5 दिन का चोपड़ा हो, तो इसमें इस्लामिक जो टच है वो कम है और हिंदू टच ज्यादा है। समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी में इस्लामिक टच ज्यादा हुआ और हिंदू टच कम हुआ, तभी तुम्हें गुंबद दिखाई दिए, तभी तुम्हें घोड़े के नाल के आकार की मेहराबें दिखाई दी। मेरी बात समझे? लेकिन यह गुंबद एक व्यवस्थित और विकसित गुंबद नहीं था, क्योंकि खिलजी वंश मात्र 30 साल तक सत्ता में रहा, है ना? 1290 से 1320, 30 साल में स्थापत्य शुरुआत हो पाई थी और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश अस्तित्व में आ गया। तुमको पता है तुगलक वंश के जो शुरुआती 3 शासक हैं कैसे? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, जो अपना सभी पूरा 1320 से 25 तक का कार्यकाल वो बंगाल के अभियान को दबाने में लगा हुआ है। ऐसे में वो स्थापत्य कर पाएगा? नहीं। तो उसने सिर्फ एक मकबरा बनवाया। कौन सा? सॉरी, किला बनवाया, तुगलकाबाद का किला। ठीक है, बनवाया और बनवाने के बाद इसकी हत्या, मर गया। अब हत्या साजिश है कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप है, नहीं पता। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक बना? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। याद आ रहा है? इस कितने साल का इतिहास है ये? 26 साल के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सभी प्रयोगों को असफल होते देखा। यानी उसने प्रयोग किया और प्रयोग उसके सभी क्या हो गए, और उन असफल प्रयोग के कारण उसको बार बार विद्रोह का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब साम्राज्य अशांतिपूर्ण होगा तो क्या स्थापत्य हो पाएगा? नहीं हुआ। लेकिन 2-4 स्थापत्य हमें दिखाई, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या क्या बनवाया गया? आदिलाबाद का किला नहीं बनाया, जहां पनाह नगर नहीं बनवाई। लेकिन जैसे ही ये 2 बनवाया उसके बाद उसको टाइम नहीं मिल पाया। अब आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कैसे व्यक्ति हैं? कैसे व्यक्ति हैं? क्या ये शरीयत को मान रहा है पूरी तरह से? क्यों मान रहा है? क्योंकि वो हिंदू माता से जन्मा एक लड़का है। ऐसे में वो इस्लाम को तुष्टीकरण की नीति से अपनी ओर लाने का प्रयास, तो उसके सभी कार्य किस ओर ओरिएंटेड हैं? तुष्टीकरण के लिए। वो तुष्ट कर रहे हैं किसको? इस्लामी जनसंख्या को, मुस्लिम जनसंख्या को। ऐसे में उसने निर्माण कार्य किए। ठीक है, जैसे उसने कई सारी सराय बनवाई, उसने कई सारे बाग बनवाए, उसने कई सारी नगर बसाए और नहरें खुदवाई। जैसे कोई एक आध नगर बताओ। जौनपुर और फिरोजशाह कोटला और फिरोजाबाद और जौनपुर। ठीक है, ऐसे निर्माण कार्य होते होते अब क्योंकि साम्राज्य कैसा है? अशांतिमय है। ऐसे में कला का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाएगा और तुगलक कौन सा लोधी वंश तक आते आते दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य पूरी तरह से पतनशील हो गया। तो जब तुम देखोगे लोधी वंश का स्थापत्य तो दीवारों को ढलवा दीवारों के रूप में परिवर्तित देखोगे। ढलवा दीवारें क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि लोधियों को आक्रमण से डर है। ऐसे में दीवारें ऐसी बन रही हैं जिसका बेस बहुत चौड़ा है और ऊपर आते आते वो सक्रिय होती जा रही। क्यों? क्योंकि अटैक जो होगा वो नीचे से होगा ना। ऐसे में दीवार को तोड़ना कठिन होगा। यानी तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश तक आते आते स्थापत्य का पतन शुरू हो गया और लोधी वंश तक पतन पूरी तरह से दिखाई देने लगा। तो अब संगमरमर यूज नहीं हो रहा है, अब मटमैले पत्थर यूज हो रहे हैं। अब संरचना ऊंची ऊंची नहीं हो रही है बल्कि विशाल चबूतरों पर बन रही है, छोटी छोटी संरचना। समझ गए? ढलवा दीवारें और कई सारी चीजें हैं जो इसके पतन को दिखा रही हैं। फिर हम दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य से कहां मूव किए? मुगल स्थापत्य। मुगल स्थापत्य में हमने क्या क्या देखा था? बाबर का कुछ स्थापत्य देखा, हुमायूं का स्थापत्य देखा, अकबर का स्थापत्य देखा और
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का स्थापत्य देखा। क्या बाबर को भारत में टाइम मिला? क्योंकि वो 4 साल भारत में रहा और 4 साल 4 युद्धों में शामिल रहा। ऐसे में उसका स्थापत्य बहुत सीमित है। जैसे पानीपत की काबुली मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, और उसके खुद के आराम करने के लिए उसने एक आराम बाग का निर्माण किया था। क्या यह आराम बाग बाबर द्वारा ही निर्मित हुआ? नहीं, आराम बाग पहले बन चुका था। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने बनवाया था, जिसे हम नूर अफगान के नाम से जान रहे थे। नूर अफगान पे थोड़ा सा डेकोरेशन किया, रिकंस्ट्रक्शन किया और उसको आराम बाग में परिवर्तित कर दिया गया। और बाबर की डेथ, यानी आराम करने के लिए आराम बाग जो बना, उसमें बाबर को आराम करने का मौका नहीं मिला। फिर हुमायूं, हुमायूं का टाइम कैसा है? हुमायूं का जीवन लड़खड़ाते हुए गया और लड़खड़ाते हुए मर गया। हाँ, ऐसे में उसने क्या स्थापत्य किया होगा? नहीं किया। तो बस एक दो स्थापत्य उसने किए। जैसे उसने पुराने किले में दीन पनाह नगर की स्थापना की, और दीन पनाह में ही उसने शेर मंडल एक पुस्तकालय का निर्माण कराया, और इसी सीढ़ियों से उसको गिरकर मर गया हुमायूं के बाद। लेकिन जब हुमायूं 15 साल के लिए निर्वासित हुआ भारत से, तो उस समय सूर्यवंश का शासक शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो इसने 15 साल में कुछ स्थापत्य कराए। जैसे जैसे 5 किलो, चलो जीटी रोड हो गई, शेरशाह द्वारा निर्मित जीटी रोड। हालांकि शेरशाह सूरी ने उस जीटी रोड का निर्माण नहीं कराया था, सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ। और बताओ, सहसा राम का मकबरा जो शेरशाह सूरी का है। दूसरा, किला कोना मस्जिद। तीसरा, रोहतासगढ़ का किला। यह स्थापत्य शेरशाह सूरी से संबंधित है। शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं फिर गद्दी पर बैठा, लेकिन 1 साल के भीतर उसकी डेथ हो गई। और अब मुगल बादशाह अकबर गद्दी पर बैठेगा, जो कब बैठा? 1556 से 1605। शुरुआती समय में उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं था। वो संरक्षण, बैरम खां का संरक्षण प्राप्त कर रहा था, और अपनी माँ महामनंगा, है ना। जैसे उसे अपने संरक्षण से मुक्ति हुई, उसने क्या किया? उसने पहली बार 5 किलों का निर्माण कराया। तो अकबर का पहला स्थापत्य क्या है? वो 5 किले। वो 5 किले कौन कौन से हैं? पहला आगरा का किला है। चाय 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 हो गया ना। पहला आगरा का किला है, अजमेर का किला है, इलाहाबाद का किला है, लाहौर का किला है, और अटक का किला है। अटक, अटक कहाँ है? दिल्ली और पंजाब के पास। हाँ, दिल्ली कह सकते हो, ठीक है। जिनमें इन 5 किलों में सबसे बड़ा किला कौन सा है? इलाहाबाद का किला। सबसे सुंदर किला कौन सा है? लाहौर का। और अजमेर का किला नहीं, वो कुछ भी, कुछ तो है, कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है। चलो, 5 किले बनवाने के बाद अकबर ने रुख किया किधर? फतेहपुर सीकरी की ओर। और फतेहपुर सीकरी में उस प्रेमाइसेस में अकबर ने कई सारी स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराया। जैसे सलीम चिश्ती की दरगाह, जहांगीर का महल, पंच महल, हिरन मीनार, अनारकली का महल, दीवाने खास, ठीक है। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट फतेहपुर सीकरी स्ट्रक्चर, ठीक है। कितने कितने? पहला कौन सा? पंचमहल। क्या पंचमहल में किसी दर्शन का? हाँ, तो पंचमहल का जो स्ट्रक्चर है वो बौद्ध मठ से प्रेरित होता दिखाई दिया। और बताओ, फिर अकबर निकला दिल्ली की ओर, और दिल्ली में उसने इबादत खाने का निर्माण कराया। 1572 में जब उसने गुजरात की विजय की, तो फिर वो फतेहपुर सीकरी गया और बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। क्या अकबर ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया? हुमायूं के मकबरे को हम किस और नाम से जानते हैं? मुगल बादशाहों का कब्र का। क्यों? क्योंकि हुमायूं को जब इसमें दफनाया गया, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद हमीदा बानो बेगम भी मरी, उनको भी कहाँ दफना दिया गया। और आने वाले मुगल बादशाह कई सारे, जैसे रफीउद्दर्जात,
जहांदार शाह, रफीउद्दौला, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह रंगीला, इन सभी की कब्रें कहां पर दफन है? इस वजह से हुमायूं के मकबरे को मुगल बादशाहों की कब्रगाह भी कहा जाता है। क्या इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि हुमायूं का जो स्ट्रक्चर है, हुमायूं के मकबरे का स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं ताजमहल से पूरी तरह से मैच। बस अंतर क्या है कि ताजमहल संगमरमर से निर्मित है और हुमायूं के मकबरा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ताजमहल में मीनारें स्वतंत्र हैं, हुमायूं के मकबरे में मीनारें स्वतंत्र नहीं है। और क्या था, हाँ, इसी हुमायूं के मकबरे की कॉपी की गई अब्दुल रहीम खान खाना के बेटे खिजर खान ने। खिजर खान ने बुरहानपुर में काले ताज का निर्माण कराया। कौन से? यानी एक तरफ लिखे हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब की नकल की ब्लैक ताज। ये ब्लैक ताज किसने बनवाया? तो आप कहेंगे खिज्र खां। ये खिज्र खां कौन है? सन ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। और इन दोनों की अपूर्वगामी यानी ताजमहल को इन दोनों की नकल कह सकते हैं। ठीक है। यानी ये अकबर का वो था, क्या था? आर्किटेक्चर। और कुछ बनवाया अकबर ने? नहीं बनवाया ना। अकबर के बाद मुगल बादशाह बना जहांगीर। जहांगीर के समय आते आते पीस स्थापित हो चुकी है। ठीक है। इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ उसके पास है, स्किल्ड मैन पावर है, लेकिन जहांगीर की रुचि स्थापत्य में ना होकर कहां पर है? पेंटिंग में। इस वजह से जहांगीर के काल में हम आर्किटेक्चर के नाम पर कुछ बहुत कम चीजें देखेंगे। कौन कौन सी? तो पहला आप देखेंगे क्या? और कुछ बनवाया जहांगीर ने? क्या बनवाया जहांगीर ने? बिल्कुल, जहांगीर ने स्थापत्य के नाम पर अकबर के मकबरे पर, अकबर का मकबरा कहां है? हाँ, अकबर के टॉम पर एक संगमरमर का गुंबद बनवाया। ठीक है। 4 मीनारें बनवाई। दूसरा, जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता गियास बेग के नाम पर एतमाउद्दौला का मकबरा बनवा दिया। एतमाउद्दौला का टॉम। और इस एतमाउद्दौला के टॉम में पहली बार हमें पित्रा देवरा दिखाई दी। व्हाट इज पित्रा देवरा? तो संगमरमर को तराश कर उस पर हीरे जवाहरात और अच्छे अच्छे मोती पत्थर लगाने की परंपरा को हम पित्रा देवरा के नाम से जानना है। मेरी बात समझे? जहांगीर के बाद कौन आ गए? शाहजहां ने क्या क्या किया? शाहजहां के काल को गोल्डन टाइम कहेंगे आर्किटेक्चर का। तो ताजमहल बना, ताजमहल के साथ साथ जामा मस्जिद बनवा रहा है, जामा मस्जिद के साथ साथ लाल किला बनवा रहा है, लाल किला के साथ साथ मोती मस्जिद बना। मोती मस्जिद कौन सी? आगरा वाली। एक मोती मस्जिद आगरा में है और एक मोती मस्जिद दिल्ली में। दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाएगा। वो जामा मस्जिद है, वो जामा मस्जिद है। समझ गए? शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आ रहा है, वो भी एक दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कर रहा है। उसकी विशेषता क्या है? उसका गुंबद संगमरमर से नहीं बना बल्कि रेड सैंड स्टोन से बना है और इसमें संगमरमर से नक्काशी की गई है। बात समझ गए? फिर आखिरी में औरंगजेब साहित्य, कला, इस सब से नफरत कर रहा है। वो ज्यादा स्थापत्य नहीं कर रहा, वो शरीयत के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है। ऐसे में ना ही वो संगीत सुनेगा, ना ही वो संगीत बजवाएगा, ना ही वो आर्किटेक्चर में शामिल होगा, ना ही वो पेंटिंग में शामिल होगा। क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो अपने विद्रोहों को खत्म करेगा, अपने शासन को ऑथराइज बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है। इसमें उसने जो 49 साल का शासन है उसमें क्या बनवाया? सिर्फ 2 चीजें, एक मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है और एक अपनी वाइफ
राबिया और दुलानी के नाम पर उसकी बीवी का मकबरा बनवाया। बस ठीक है, यहां तक की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? आधुनिक ओशिट, मॉडर्न आर्किटेक्चर। समझ गए? तो भारत में यूरोपियों का आगमन हो चुका है औरंगजेब की मृत्यु से पहले। कब आ गए? तो पहले आए पुर्तगाली, है ना, फिर आए फिर आए फिर आए फिर आए और फिर आए स्पेनिश। क्या ये क्रम सही है? ठीक। अब सोचो, डच क्या लंबे समय तक भारत में रहे? थोड़ा सा रहे यार। पुर्तगाली लंबे समय तक भारत में रहे, अंग्रेज लंबे समय तक भारत में रहे, फ्रांसीसी लंबे समय तक भारत में रहे। क्या डेंस के बारे में हम कुछ पढ़े? यानी ये लंबे समय तक भारत पर नहीं रहे, ये व्यापार करे और व्यापार करके वापस। क्या स्पेनिश? स्पेनिश अपनी सारी कोठी अंग्रेजों को देखकर वो भी वापस चले गए। तो अब मॉडर्न आर्किटेक्चर पर किसका प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे पुर्तगाली, डचों ने कुछ खास नहीं किया था, फ्रांसीसी, और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? समझ के क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेज सबसे लंबे समय तक और सबसे शक्तिशाली रूप में भारत में रहे। इन्हें अपने वर्चस्व को दिखाना है। कभी लेकिन शक्तिशाली कौन है सर? पुर्तगाली शक्ति खो चुके हैं अपनी। क्वेश्चन बताओ, पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति कब खोई है? नाम बताओ। ये है, पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति कब खो दी। अच्छा, पुर्तगालियों के कितने गवर्नर तुमने पढ़े हैं? नीनो डी कुन्ना? अरे भगवान। अच्छा, वास्को डी गामा आया? वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? इसके बाद कौन आया पहला गवर्नर पुर्तगालियों का? अल्मीडा। अल्मीडा। टाइम पीरियड? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन ला रहा है? कार्टेज कौन ला रहा है? इसको व्यवस्थित कौन करेगा? इसका दूसरा वाला अल्बुकर्क 14 साल का गैप। तीसरा कान्हा जी। कान्हा जी तो नहीं है सर। क्या हम कह नहीं सकते कि इसके बाद पुर्तगाली शक्ति कम हो गई? अब सिर्फ व्यापार कर रहे हैं ना, तो जब शक्ति कम होगी, जब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये अपना स्ट्रक्चर बनवाएंगे क्या? हटा दो। लेकिन कुछ प्रभाव पड़ा, जैसे ये स्थापत्य की आइबेनियन शैली लाए। ये पुर्तगाली गॉथिक शैली भारत लाए, लेकिन गॉथिक शैली बहुत सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड कौन लेके आएंगे? उसको नियो गॉथिक बोल देंगे। अंग्रेजों ने गॉथिक शैली अपनाई लेकिन थोड़ा सा और विकसित रूप, तो उसको क्या बोल दिया? समझ गए? जो कि गॉथिक शैली का ही एक रूपांतरण है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गॉथिक स्टाइल इज कॉल्ड नियो गॉथिक स्टाइल। किसने इंट्रोड्यूस किया? अंग्रेजों ने। मेरी बात समझे? तो आइबेनियन शैली और गॉथिक शैली लाने का श्रेय किसको गया? अब हम एक एक करके इसकी और इसकी चर्चा करेंगे। बाकी हमें नहीं पढ़ना। स्पेनिश के बारे में हमें क्या पता, डेंस के बारे में हमको क्या पता,
जब ये व्यापार ही नहीं कर पाए तो स्थापत्य क्या करेंगे? समझ रहे हो ना मेरी बात? ले आए एक एक करके। चलो अब आ जाओ, पहला पुर्तगाली प्रभाव किस पर? किस पर? स्थापत्य पे। क्या अभी तक मुगल स्थापत्य है? तो जब कोई दूसरा व्यक्ति भारत आएगा तो किसी ना किसी से इंस्पायर होगा। किससे इंस्पायर होगा? मुगलों से। यानी पुर्तगाली प्रभाव ये पड़ा कि वो अपने साथ आइबेनियन शैली लाए और कहीं ना कहीं वो मुगल प्रभाव से भी प्रभावित, मुगल स्थापत्य से प्रभावित हो गए। ठीक है, पुर्तगालियों का स्थापत्य कहां होगा? सोचो, जहां उनकी गोवा होगी। और पहली फैक्ट्री कोचीन। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई कोचीन। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री क्या है? अरे दीदी ठहर जाओ, वो कंपनी का नाम है एस्तादो द ओरिएंटल। फैक्ट्री क्या होती है? आज की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का क्या मतलब ले हम? एक ऐसी फैक्ट्री जो व्यापारी व्यापार का माल गोदाम में रखेंगे और खुद भी तो रहेंगे। क्या पुर्तगाली घर उठा के ले आए क्या वहां से? तो फैक्ट्री का मतलब है रेसिडेंशियल एज वेल एज स्टोरेज। है ना? तो बनवाएंगे ना। बनवाए किससे? तो आइबेनियन। क्या है ये आइबेनियन शैली? तो देखो, कोचीन में जो भी चर्च तुम्हें दिखाई दिया, एक चर्च है चर्च, ये कहां पर है? कोचीन। एक है कैथेड्रल चर्च, कहां पर है? गोवा। बेसिलिकिया चर्च गोवा। जहां रहेंगे वहीं तो चर्च बनाएंगे पक्का। कौन कौन सा चर्च? सेंट फ्रांसिस चर्च। सेंट की स्पेलिंग से लिखी है? सेंट फ्रांसिस चर्च, कैथेड्रल चर्च और बेसिलिका चर्च। इसको पढ़ो, क्या लिखा है इसको? आए? हाँ, इसको पढ़ो, क्या लिखा है? कौन सा लिखिया? कौन सा? तो क्यों बात कर रहा हो? कम से कम प्रोनाउंसिएशन ही सही कर लो। कहां पर है? ठीक है, ये चर्च जो भी बने हैं, ये एक तो आइबेरियन शैली से उन्होंने रेसिडेंशियल बना दिया, बरूक। और ये जो भी चर्च बने हैं वो किस शैली बने? बरोक शैली। तो ये पूछा जाएगा आइबेनियन शैली और बरोक शैली कौन लाया? मेरी बात समझे? बरोक शैली। जो भी पूजा घर है, गिरजा घर है, जहां भी पूजा हो रही है वो बरोक शैली बन रहा है, और जो भी रहने के लिए यूज हो रहा है वो किस शैली बन रहा है? आइबेनियन। मेरी बात समझे? अब समझो पुर्तगाली क्या है, कैसे है आइबेनियन शैली। तो इनकी छतें कैसी हैं? ढलवा छतें, स्लोप में। स्लोप में क्यों होंगी? पानी ना रुके। पुर्तगाली कहां से आ रहा है? पुर्तगाल कहां है? यूरोप में। अंग्रेज कहां से आ रहे हैं? ब्रिटेन। कैसे ये सब यूरोप में है? कैसे? यानी बर्फ गिर रही है, बर्फ गिरेगी तो बर्फ को हटाना है, तो ये स्थापत्य कहाँ मिलेगा? ठंडे स्थानों में। यानी पुर्तगाली आइबेरियन शैली कोई इनकी खुद की जन्मी शैली नहीं है, बल्कि ये पुर्तगाली से उठा के ले आए और भारत में ढलवा छतें बनानी शुरू कर दी। हाँ, इसीलिए क्योंकि स्थापत्य का ही है।
तुम्हें चर्च की दीवार कभी ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें चर्च की दीवार कभी ऐसी नहीं मिलेगी, तुम्हें चर्च की दीवार हमेशा नुकीली मिलेगी। क्यों? तरीका है इनके रहने का, क्योंकि वहां पे बर्फ जम रही है, बर्फ गिर रही है, तो बर्फ यहां से निकल जाएगी, इस वजह से यहाँ की छतें कैसी रहने लगी। इस शैली ढलवा दीवारों की छतों को क्या बोला गया? आइबेनियन शैली। तो चाहे चर्च हो चाहे रेजिडेंशियल इलाके हो, इनकी छतें कैसी हो गई? मीनारे देखना, मीनारे बिल्कुल नुकीली। मुगल काल की मीनारे कैसी हैं? कर्वली हो। इनकी मीनारे देखना हमेशा नुकीली, और इस और नुकीली को और नुकीला किया अंग्रेजों ने। नहीं समझे? ये गॉथिक शैली की मीनारे हैं, ये नियो गॉथिक शैली की मीनारे हैं, और पैना कर दिया। तो जब भी तुम्हें और पैनी मीनार मिले तो समझ जाना वो नियो गॉथिक शैली में बना हुआ, जो कौन लेके आ रहे हैं? इनकी छतें ऐसी हैं, अंग्रेज और भी इसको पैनी कर देंगे। बात समझ गए? और पुर्तगालियों से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। पहला, गोवा की चर्च कौन कौन से? कैथेड्रल और बेसिलिका, दो कहां पर हैं? किसने बनाए? किस शैली में बनाए? बरोक शैली। बरोक होगा या बरोन होगा, दोनों नाम एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कहीं कहीं किताबों में बरोक लिखा है, कहीं की किताबों में बरोन लिखा है। तो जो भी पूजा घर है, चर्च, वो किस शैली में बनेंगे? और जो रेजिडेंशियल वो इलाके हैं वो, समझ गए? पुर्तगाली का समझ गए? और कुछ नहीं। सेंट फ्रांसिस चर्च, ये कहां पर है? कोची। दिमाग लगाओ। अगर आपसे पूछे कि वास्को डी गामा की डेथ कहां हुई, कब हुई डेथ? वास्को डी गामा भारत तीसरी बार आया, कब आया? 24-25 में। तो वहीं पर तीसरी बार में इसकी डेथ हो गई, और इसको कहां दफना दिया गया? सेंट फ्रांसिस चर्च में वास्को डी गामा की कब्र आज भी आपको मिल जाएगी। 14-15 साल बाद इनके अवशेषों को निकाला गया और कहां ले जाया गया? लिस्बन। लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की कैपिटल। समझ गए? इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। समझ गए? दूसरा किसका प्रभाव पड़ेगा? फ्रांस। जो भी मीनारे हैं, जो भी नुकीले मेहराब हैं, हाँ और एक चीज, मेहराब ऐसे है ना, मुगल काल के मेहराब कैसे? थोड़े से कर्व वाले, और यहां डिजाइन बनी है घोड़े के नाल के आकार के मेहराब। इनके मेहराब भी कैसे होगा? बहुत पैने। कैसे हो गए? नुकीले मेहराब, याद रखना। नुकीले मेहराब, बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे, छोटे छोटे, और मुगल काल में दीवार को ही काट के जाली से खिड़की बनाई गई। याद कर पाए? जो भी स्ट्रक्चर है, दीवार को काटा गया और दीवार में जाली बना दी गई। यहां पे क्या किया? दीवार में अलग से खिड़की जड़ी गई है, ऐसी खिड़की जो बिल्कुल दरवाजे से सटी होगी। आज देखना घर कभी, दरवाजे जस्ट बगल में, देखो देखो पीछे देखो, ये क्या है? ये पुर्तगालियों की शैली है। दरवाजे खुलते ही दरवाजे से सटी हुई क्या होगी? तो ये डोर और ये विंडो। समझ गए? आज भी जो घर बन रहा है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न आर्किटेक्चर से ही प्रेरित। समझ गए? और क्या है इसमें? पुर्तगालियों में तुम देखना बाहर बहुत बड़ा गार्डन नहीं, बरामदा। कभी IS वाईएस का घर देखा है? नहीं देखा। बनो घर से निकलते ही पोर्च होता है ना, जहां गाड़ी खड़ी होती है साहब की। तो जो पोर्च वाला कंसेप्ट है, पोर्च मतलब बरामदा, खुला हुआ बरामदा, वो कौन लेके आया? पुर्तगाली लेके आया। समझ गए? हाँ, गांव वाले ऐसा ही है, सही कह रहे हो। यहां पे पोर्च, गाड़ी खड़ी होगी, और ये खिड़की किधर खुलेगी? बरामदे के अंदर। तो चौड़ा बरामदा पुर्तगालियों की विशेषता है, पहली बात।
नुकीली मीनारें पुर्तगाली की विशेषता है। हाँ, तो देखो, हाँ बिल्कुल, लेकिन आइबेरियन शैली में भी ये चीज है। समझ गए? नुकीले मेहराब, नुकीली मीनारें, दीवार में अलग से खिड़की जड़ाना, 3 हो गई। बरामदे, 4 विशेषताएं हमने पुर्तगालियों से एडॉप्ट की। आगे आ जाए। फ्रांसीसी देखो, अभी दिखा देंगे, नाम लिख लो। अभी जब गूगल खोलेंगे ना तब दिखाएंगे। लिखो, नाम लिखो पहले, जो 3 चर्च लिखे हैं। लिख लिए? बहुत सही आदमी हो। बहुत सही आदमी हो, सच बता रहे भाई। जब जो जो बोलते सब लिख लेते हैं। लिखा करो, थोड़ा वो लिखा। फ्रांसीसी प्रभाव देखो क्या हुआ, समझना। फ्रांसीसियों ने कार्टेशियन शैली को लागू करने का प्रयास किया है। कार्टेशियन शैली क्या होती है, शब्द में मत जाना, यह है ग्रिड शैली, ग्रिड स्टाइल। क्या है ये ग्रिड स्टाइल का मतलब? तुमने कभी नहीं, तुमने देखा होगा सेम घर, सेम घर के बगल में सेम घर, उसके बगल में सेम घर, उसके बगल में, पूरी सोसाइटी बिल्कुल एक ही घर की बनी होती है, बीच में सड़क, आमने सामने बिल्कुल एज इट इज बने हुए घर। पहचानना मुश्किल हो अगर नंबर ना हो, अगर बंगला नंबर ना हो तो उस घर को पहचान नहीं पाओगे। देख पा रहे हो? बेंगलोर कभी गए? नहीं गए होगे। एकेडमी नहीं, क्वार्टर की बात अलग, वो सोसाइटी है। बिल्कुल एक जैसा, कलर भी एक जैसा, सब कुछ पूरा ग्रिड पैटर्न। हाँ 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 हाँ, जैसे वही पिलर्स पूरे लगा दिए, सेम कर दिया। कभी गोवा जाना, गोवा जाना और गोवा की सड़कों में घूमना, ए, तो गोवा की सड़क में सभी घर तुम्हें एक ही पैटर्न में बनते हुए दिखाई देंगे। घर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। हम्म, बीच में सड़क, इधर भी वही उधर भी वही, हाँ तो वही हो सकता है। तो ग्रिड पैटर्न समझे, सेम घर बीच में सड़क। दरवाजे किधर खुलेंगे? दरवाजे हमेशा दाएं तरफ खुलेंगे। मेट्रो वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? घर बने ऐसे, हाँ। ठीक है। फ्रांसीसी प्रभाव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कार्टेशियन। दूसरी विशेषता है प्लानिंग। रोड में कहाँ लाइट लगनी है ये पहले निर्धारित हो जाएगा, जब लाइट लग जाएगी उसके बाद घर बनेगा। कहाँ से पानी की निकासी होनी है ये पहले निर्धारित हो जाएगा। छत कैसी बननी है ये पहले निर्धारित हो जाएगा। यानी सब कुछ प्लान्ड होगा, पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग इंप्लीमेंट होगी, और प्लानिंग के बाद आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो 2 विशेषता कौन सी? एक, कार्टेशियन शैली किसकी विशेषता है? फ्रांसीसी। दूसरा, ये नगर नियोजन से पहले बढ़िया प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ये घर बनाने से पहले बढ़िया प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। छत याद आ रही है? छत कैसी है? नुकीली, खपरेल वाली जो परंपरा है, खपरेल समझ रहे हो? ये खपरेल वाली परंपरा कौन लाए? फ्रेंच। बहुत अमीर बन जाना, रईस हो जाना, तो एक कॉन्सेप्ट आया विला। कोई पूछे विला क्या है तो विला है फ्रांसीसी शब्द, बड़े बड़े घर, घर के बाहर आंगन, आंगन के बगल में गार्डन। आप गए, देखो जैसे मान लो ऐसे समझो, ये है आपका घर, ठीक है? घर के बाहर बहुत बड़ा आंगन, गाड़ी आपकी एंट्री हुई, यहां पहुंचे, यहां पे आपने गाड़ी साइड कर दी, पार कर दी, पैदल आए, एक दरवाजा खुला, बड़ा सा दरवाजा, मूवी में दिखता है, दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही आपको कमरे नहीं मिले, एक बड़ा सा बरामदा, बरामदा मिल गया, और बरामदे के चारों ओर कमरे।
क्या तुम साउथ की मूवी याद कर पा रहे हो? साउथ की मूवी में हमेशा ऐसे ही होता है, हीरो चढ़ा, 2 सीढ़ी चढ़ा, दरवाजा खुला, सामने पूरा सा एक बरामदा, ऊपर घर है, महबूबा ऊपर से झांक रही है। याद आया? तो ये जो स्टाइल है किसकी है? फ्रांसीसी। ठीक है ना? मुखिया बीच में कुर्सी हिला के बैठा हुआ है, आ गए तुम मेरी बिटिया को लेने, तो जो भी घर तुम्हें दिखेगा वो किस शैली में दिखेगा? फ्रांसीसी। समझ? तो विला कॉन्सेप्ट, विला कौन लेके आया भारत में? फ्रांसीसी। इन्होंने शहरों को ये सब विशेषता लिखने को आएंगी, तुम्हें नहीं पूछा जाएगा कि प्री में पूछेगा कि क्या बताओ इसका क्या है मतलब, ये पूछेगा कि भारत में आधुनिक स्थापत्य की चर्चा करते हुए कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो कैसे विशेषता बताओगे? ये हवाबाजी नहीं है भाई, समझ गए? फ्रांसीसी शहर जब भी बने तो उनको 2 भागों में बांट, ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? पूर्वी। ये है ईस्टर्न, और ये कौन सा हिस्सा है? क्या सिंधु घटी सभ्यता का नगर नियोजन ऐसा नहीं था? बस अंतर याद रखना। इस वाले हिस्से में कौन रह रहा है सिंधु घटी सभ्यता में? जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और इधर वाले जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। फ्रांसीसी विला में क्या हुआ? इस तरफ कौन है और इस तरफ कौन है? जहां पे अमीर लोग रह रहे हैं उसको बोला गया है विले नूरे। विले नूरे जहां दिख जाए क्या कहोगे? कि ये अमीरों की बस्ती है। जहां पे गरीब लोग रह रहे हैं वहां लिखा होगा विले ब्लैंक। तो विले ब्लैंक कहीं लिखे या विले ब्लैंक आ जाए तो समझ जाना ये फ्रांसीसी विला की बात हो रही है, और एक ऐसे कोने की बात हो रही है जहां पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग रह रहे हैं। जहां लिख जाए विले नोरे तो समझ जाना ये एलिट क्लास का सोसाइटी है। समझ गए सब बातें? पक्का? ढलवे छतें कैसी हैं? खपरेल है, बड़ा सा पोर्च या बरामदा, बरामदे में गेट, गेट को खोलोगे तो एक बहुत बड़ा बरामदा, और बरामदे के चारों ओर कमरे। ऐसा घर दिखे तो आप समझ जाना ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखाई देगा उसमें। ठीक है? पक्का? कहां कहां घर बने होंगे फ्रांसीसियों के? पौंडीचेरी, पौंडीचेरी गोवा में नहीं, पौंडीचेरी बिल्कुल, माहे, माहे, यनम, यमन, यनम, यनम, करिकाल, चंद्र। यहां का सारा स्थापत्य फ्रेंच इन्फ्लुएंस से प्रभावित तुम्हें दिखाई देगा। समझ गए ना? केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। ठीक है, समझ गए? पक्का? फ्रांसीसी प्रभाव दिखाई दिया। अब कहां आ जाए? अंग्रेज। संसद भवन पुराना किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अंग्रेजों ने। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने। विक्टोरिया महल अंग्रेजों ने। ये सारे स्थापत्य एक बार मन में सोचो, क्या बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं? छोटा स्थापत्य नहीं दिखाई दे रहा ना? जबकि अंग्रेजों का कतई मंशा नहीं थी कि वो भारत में रहें, उन्हें भारत की जलवायु बिल्कुल पसंद। तो जब उनको रहने का मन नहीं है तो बड़ा बड़ा स्थापत्य क्यों बना रहे हैं? दिमाग लगाओ। हमसे सुनो, अंग्रेजों का भारत में मन नहीं लगता है, वो जैसे छुट्टी होती थी भाग जाते थे। कहाँ? क्योंकि गर्मी बहुत है। और ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन गर्म, ब्रिटेन ठंडा है। ऐसे में उन्होंने मजबूरी से नैनीताल खोजा। जब तक अंग्रेज भारत नहीं आए तब तक नैनीताल के बारे में नहीं पता था कि नैनीताल कोई जगह है। रानीखेत सुना है? रानीखेत की खोज किसने की? अंग्रेजों ने। फूलों की घाटी नाम सुना है? किसने खोजा? क्योंकि गर्मी में बिलबिला जाते थे। दिल्ली की गर्मी कैसी है?
ये बिलबिलाएंगे, बिलबिला के कहाँ जाएंगे? भागेंगे। अब भागने के लिए ब्रिटेन जा नहीं पाएंगे, तो अब ये इन्होंने ऊंचाई का रास्ता अपनाना शुरू किया। तो नैनीताल या शिमला, याद आया? शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्यों चले जा रहे हैं? तो यानी भारत में रहने का इनका मन नहीं है, फिर भी इतने बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ये क्यों बना रहे हैं? कोई कारण होगा ना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखा नहीं तुम लोग ने? फोटो तो देख लिया करो। राष्ट्रपति भवन देखा है? कितना बड़ा बना है। आईएएस बनोगे तो क्या मिलेगा? विला की बंगला? तो बंगला शब्द कौन लाया? बंगलो। बंगलो वाला जो कॉन्सेप्ट है कौन लेके आया भारत में? विला वाला कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? ये सब किताब मिलेगा नहीं, फिर से सुन लो। बंगलो वाला शब्द जो है, बंगला मतलब वही कुछ ऐसे तो ऐसा एकड़ में होगा। कुछ ऐसे तो बंगले होते ना, यहाँ दरवाजा है, खिड़की लगी हुई है, इससे इधर खिड़की लगी, ये पोर्च है, इतना बड़ा घर खेत के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? बंगला। बंगला शब्द कौन लेके आया भारत में? तो आईएएस आईपीएस को क्या मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आईएएस का पद किसने सृजित किया? मेरी बात समझे? वो विला नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? तो बनो और बंगला मिलेगा। ठीक है, अब बंगला ला रहे हैं। क्या अंग्रेजों से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई, कौन लेके आया? नाम बताओ। कब भाई? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कब हुआ? लास्ट ईयर पीसीएस का पेपर अभी 2-3 महीने पहले जो हुआ है, 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ। कौन कर रहा था? हॉर्डिंग ने की, बम फेंका गया। तो जब राजधानी परिवर्तन होगा, राजधानी परिवर्तन होगा कलकत्ता से, तो क्या राजधानी परिवर्तन करने से पहले मुंह उठा के चले जाओगे? तो दिल्ली बसाओगे ना। तो जो दिल्ली बसा है उसको क्या कहा गया? नियो गॉथिक या यानी गॉथिक शैली जो पुर्तगाली लाए हैं, उसका नया संस्मरण विक्टोरिया स्टाइल कौन लेके आया? समझ गए? अब क्या होगा इसकी विशेषता? अभी तक मीनारें कैसी हैं, अब और नुकीली हो जाएंगी। ठीक है, इनके जो सेक्रेड गॉड हैं, क्या नाम है इनका? जीसस क्राइस्ट, किस पे लटके हैं? तो यहां पर प्रत्येक मीनार के ऊपर निशान लगा होगा। यह विशेषता किसकी है? अभी तक मेहराब कैसे हैं? नुकीले हैं, अब और नुकीले हो जाएंगे मेहराब। अब और नुकीले, समझ गए? तो मेहराब में और नुकीलापन, और इसको क्या बोले, मीनार में और नुकीलापन। कौन ला रहा है? पुर्तगालियों ने जो भी स्थापत्य बनाया उसमें गुंबद नहीं है, फ्रांसीसी में गुंबद। अंग्रेजों ने जो स्थापत्य बनाया, इन मीनारों के साथ साथ गुंबद को भी अंग्रेजों ने। राष्ट्रपति भवन याद आ रहा है, ऊपर बना है, वो अंग्रेजों वाला निर्मित है। तो स्ट्रक्चर में तुम्हें पूरी तरह से यूरोपीय प्लस हिंदू प्लस बौद्ध प्लस इस्लाम, इन सबका व्यापक प्रयोग किसने किया है? अंग्रेजों ने। यानी स्थापत्य की शैली में उन्होंने सारे गुण ले लिए, चाहे वो यूरोपियन शैली हो, चाहे हिंदू शैली हो, चाहे बौद्ध शैली हो, चाहे इस्लाम। जब तुम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखोगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर है?
महाराष्ट्र। तो प्लेटफॉर्म है ये, मतलब रेलवे स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर तुम ऐसी ऐसी मीनारें देखोगे, दिखाएंगे अभी। ये पूरा स्ट्रक्चर है, अभी फोन करेंगे आपको, अभी फोन करेंगे आपको 15 मिनट में। और इन मीनारों पे बहुत नक्काशीदार छोटी छोटी चीजें सजावट में लिखी हुई हैं। ये किसका उदाहरण है? हिंदू का। स्तंभ पे नक्काशी, याद आ रहा है? तो स्तंभ पे नक्काशी करने की परंपरा अंग्रेजों ने हिंदू स्थापत्य से ली, ठीक है। इस्लाम याद करो, मीनारें, मीनारें कौन लेके आया? इस्लाम। मीनारों को और नुकीली किया अंग्रेजों ने, लेकिन मीनार परंपरा कौन लेके आया? ठीक है। छतें कैसी हैं? ढलवा, किसका? यूरोपियन। और राष्ट्रपति भवन के ऊपर एक गुंबद दिख रहा है, तो गुंबद को इन्होंने इस्लामी परंपरा नहीं माना, बल्कि हाँ स्तूप माना है। यानी उन्होंने हर धर्म से, स्थापत्य से कुछ ना कुछ चीजें ले ली। जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस। दूसरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया महल, विक्टोरिया हाउस। मद्रास का हाई कोर्ट देखा किसी ने? हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। गेटवे ऑफ इंडिया देखा है किसी ने? गेटवे ऑफ इंडिया गेट देखा है किसी ने? सीपी देखा है किसी ने? कैनॉट प्लेस। ये सारा स्ट्रक्चर किससे निर्मित है? महाराष्ट्र में। ये सारा स्ट्रक्चर किसका है? अंग्रेजों का। मेरा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, इतनी भव्यता क्यों? अंग्रेजों ने इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनाया? किसको? अरे निकल आओ गर्मी से बाहर। गर्मी गर्मी हो गई गर्मी। श्रेष्ठता क्या दिखा था उसको? अंग्रेज श्रेष्ठ हैं और तुम हिंदुस्तानी पीछे हो। तुम्हारे घर छोटे और हम किस में रहेंगे? बड़े घर में। दूसरा, छोड़ तो गए हैं, राष्ट्रपति भवन ले तो नहीं ना गए? ले छोड़ यार, ले का सब यहीं पे है ना? श्रेष्ठता दिखानी है, ठीक है। उन्हें अपने में, अपने और भारतीयों के बीच भेदभाव दिखाना है कि तुम गरीब हो और हम। इनके घर इतने ही बड़े थे जितने बड़े दिखा रहे हैं, चाहे वो सीएसटी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे कुछ भी हो। भव्यता को सजे हुए अपने हाथों में। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को दिखा रहे हैं श्रेष्ठ हैं। तुम भारतीयों को सिखाने के लिए हम आए हैं। भारत क्या है? सपेरों का देश। याद आया? कौन बता रहा है ये? हाँ मैकॉले ने कहा, ठीक है। भेदभाव और अपने ऊंच नीच की परंपरा को इन्हें दिखाने का प्रयास किया गया, जिस वजह से इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा भव्य है। समझ गए? राष्ट्रपति भवन कभी जाना तो उसके सामने तुम्हें बाग भी दिख जाएगा। ये बीच में स्ट्रक्चर है, सब दिखाएंगे, लिखते रहो। ये राष्ट्रपति भवन है, यहां पे बाग, ये बाग। तो बाग कौन सा है? चार बाग। चार बाग कौन लेके आया? अफगानी। अफगानी से मुगल में, मुगल से कहां आ गए? तो चार बाग की परंपरा भी अंग्रेजों ने एक्सेप्ट की। राष्ट्रपति भवन के सामने कौन सा गार्डन है? राष्ट्रपति भवन के सामने मुगल गार्डन। अब किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम है? मुगल गार्डन का नाम चेंज करके कर दिया गया अमृत गार्डन। तो अमृत गार्डन, जब कभी राष्ट्रपति भवन जाना तो तुम्हें दिख जाएंगे मुगल गार्डन या अमृत गार्डन, ठीक है। ये गार्डन व्यवस्था लाने का श्रेय अंग्रेज एक है जिसका नाम जॉन मार्शल है।
जॉन मार्शल ने भवन के सामने बाग लगाने की परंपरा शुरू कर दी। समझ गए? पक्का। अब नए नए नगर स्थापित होंगे। अब क्योंकि प्लानिंग हो रही है, तो प्लानिंग करने का आर्किटेक्चर कौन होगा? कोई व्यक्ति होगा। दिल्ली बसी 1911 के बाद। किसने बसाया? होर्डिंग। तो हेडिंग हलो, स्थान और स्थापत्यकार। पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। पहला, दिल्ली किसने बसाई है? अरे हम ही लोग ने बसाई, लेकिन जो मॉडल बनाया किसने बनाया है? हाँ, आर्किटेक्चर कौन है? लिखो, एडवर्ड लुटियन। एडवर्ड लुटियन की दिल्ली, एडविन लुटियन, और इसका सहायक है एडवर्ड बेकर। लिख लो, ये लिख लेना, ये पूछा जाता है। तो दिल्ली का स्थापत्यकार एडविन लुटियन और उसका सहायक एडवर्ड बेकर। चंडीगढ़, पूरे भारत का सबसे अच्छा नियोजित शहर अगर कोई है तो वो क्या है? इसको किसने बताया? ली कार्बू, कार्बू कार्बूसियर, हाँ, कार्बू। क्या भाई साहब, झाड़ू लगने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जी 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 जी, ठीक है। फिर देखो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, यार एक बार सर्च करो, गरीबों का स्थापत्यकार किसको कहते हैं? इसने केरल की कम्युनिटी पूरी बसाई थी। ली बारकर। देखो देखो, ली बारकर है क्या? ली बारकर ही है। गरीबों का स्थापत्यकार किसको बोला गया? गरीबों का स्थापत्यकार ली बारकर है। देखो नाम देखो। क्या रहा है? हैं? लुई बारकर गरीबों का स्थापत्यकार है, एक गरीबों का स्थापत्यकार। इसने केरल बसाया। रुको, अभी रुको। लुईस बारकर। देखो, अब बता रहे हैं। जैसे मान लो किसी के पास पैसा नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसको घर बनवाना है। तो तुमने देखा है कि मुंबई में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, धारावी देखा है कैसा है? धारावी आप अंदर गए और पूरे एक एक घर बने लाइन से। तो कम जगह पर ज्यादा लोगों को रहने का स्थान किसने बनाया? इसने कम्युनिटी हॉल बनाने की परंपरा शुरू की। तो इनको क्या कहा गया? गरीबों का स्थापत्य का। ठीक है। एक है चार्ल्स कोरिया, इन्होंने गोवा बसाया। ये पूछा जाता है, चार्ल्स कोरिया कहाँ है? गोवा। ठीक है। एक जर्मनी के स्थापत्यकार हैं। अच्छा देखो, जामिया, जामिया इस्लामिया किसने बनाया? बस ये लास्ट लिख लो, जामिया इस्लामिया। डिजाइन किसने दी है? हजीम अकमल खान। यार तुम्हारा भला। क्या नाम है उसका? देखो, नहीं आ रहा। वही तो दिक्कत है, मेरा पढ़ा है गूगल में भी नहीं आता। नाम बताओ। नहीं।
और बता। अरे अंग्रेज है यार। अंग्रेज। चलो देख लेना, ठीक है। कुल मिला के आपको दिल्ली का याद रखना पड़ेगा, रहने दो। दिल्ली, चंडीगढ़, गरीबों का स्थापत्यकार। यस, क्या नाम है इसका? कार्ल हेल्स। ठीक, यही है। ठीक है, चलो देख लेना। अब देखो तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। यार रुक जाओ। दिल्ली का आर्किटेक्ट किसने किया आर्किटेक्ट? एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर। चंडीगढ़ का ली कार्बोरियस। गरीबों का स्थापत्य किसको कहा गया? लुइस बार्कर। इसने क्या बनाया? केरल में कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं। फिर क्या था? गोवा किसने बनाया? तो चार्ल्स कोरिया। गरीबों का स्थापत्यकार कौन है? लुइस बार्कर। चंडीगढ़ बनाया ली कार्बूसियर। दिल्ली बनाई है एडविन लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर। और आखिरी में गोवा की बात करें तो गोवा बनाया है चार्ल्स कोरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा स्थापत्य समाप्त। समझ गए? जो हमने शुरू किया आईबीसी से और अंत हुआ आधुनिक भारत में। ठीक है ना? राष्ट्रपति भवन। अब सुनो, लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क, होमवर्क होमवर्क लिखो। गूगल में आप क्या क्या सर्च करेंगे पहले लिखो। गूगल में लिखो, लिखो लिखो। फोटो तो दिख जाएगी, फोटो दिख जाएगी ना? लिखो गोवा के चर्च। गोवा के चर्च नहीं, नाम लिखो। बेसिलिका चर्च, सेक्रेड चर्च ऑफ जीसस। बेसिलिका, बेसिलिका, बेसिलिका सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड चर्च ऑफ जीसस। ये एक ही है। फिर लिखो गोवा में कैथेड्रल चर्च। कैथेड्रल, CATHE। ये देखना पड़ेगा आपको। फिर से कैथेड्रल चर्च देखना है, फिर उसके बाद देखोगे जाके कि क्या है। फिर सेंट फ्रांसिस चर्च देखना है आपको। कहां पर है ये? कोचीन में। यहीं पर वास्को डी गामा की कब्र भी है। फिर तुम्हें क्या देखना है? राष्ट्रपति भवन देखना है, लिखो। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखना है, देखना है, हम पूछेंगे। ठीक है ना? मीनारे देखो, गुंबद कहाँ है, गुंबद कहाँ नहीं है, ये सब आप देख के आएंगे। चलो मिलते हैं हम लोग कल।